सांगा जो है हकीम खान सूर लीड कर रहे थे, सूर डायनेस्टी के, बट ये राणा सांगा हार जाता है यहाँ पर। देखिए जो मेन चीज़ है मुग़ल एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो अकबर डन करता है। अकबर ही एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासन व्यवस्था सबसे अच्छा बनाता है, पॉलिसी बनाता है। लेकिन इसका लगभग जो है पॉलिसी सूर्य डायनेस्टी की ही तरह होती है। अगर सूर्य डायनेस्टी अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, वहाँ पर पॉलिसी कैसी थी। सेम टू सेम पॉलिसी ये भी बनाता है, बट थोड़ा सा अलग बनाता है। जैसे कि एग्रीकल्चर में अकबर का क्या पॉलिसी होता है, तो एग्रीकल्चर में पहले कानून गोश थे। कानून गोश क्या करते थे, इनके पास हेरिडेटरी यानी कि वंशानुगत जो होता है लैंड होता था, ज़मीन होता था। पिता का लैंड है, जब पिता मर गया तो बेटे का लैंड है, तो इस तरीके से वो खेती करते थे और वो रेवेन्यू देते थे। बट ये डिसऑनेस्ट होते थे, क्योंकि बहुत चीज़ें छुपाते थे। जब क्रॉप होता था ज़्यादा तो ये घर में रख देते थे और बोलते थे कि क्रॉप जो है ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया तो रेवेन्यू जाहिर से रहता है टैक्स कम देना पड़ेगा। तो अकबर ने क्या किया, इनके पीछे जो है कारोरीस लगा दिए, कारोरीस बना दिया कि जो पर्सनली जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे जा जाके, और उन्हें जो है अकबर को डायरेक्ट देंगे, यानी कि किंग के खजाने में डायरेक्ट देंगे। और ये जांच करते थे, अकाउंट वगैरह देखते थे, खेती बाड़ी का क्रॉप देखते थे कि क्रॉप कैसा हुआ है, कितना टैक्स लेना है, कितना एग्रीकल्चर मेजरमेंट वगैरह सब। अकबर ने इंट्रोड्यूस किया दहसाला, यानी कि दाह यानी होता है 10, 10 होता है दाह का मतलब, तो दहसाला सिस्टम ओके किया। इसके अंदर क्या हो जाता है कि 10 सालों का एवरेज प्राइस निकालना है कि क्रॉप का एवरेज प्राइस क्या हो रहा है, उसके हिसाब से जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट आपने नाम सुना होगा राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल बहुत ही अच्छा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं जब्ती सिस्टम, या फिर बंदोबस्त प्रथा कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, या फिर टोडरमल सिस्टम भी कहते हैं। इसको 3 नामों से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि लैंड का मेजरमेंट और उसका असेसमेंट किया जाता था, कहाँ से कहाँ तक, तो लाहौर से इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। मैंने बहुत एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में देख सकते हैं, और बीपीएससी वगैरह बीपीएससी में आप देख सकते हैं कि जो जब्ती सिस्टम वो कहाँ से कहाँ तक अकबर के टाइम पे चलता था, तो वो लाहौर से इलाहाबाद तक चलता था, राइट। बटाई या फिर गल्ला बख्शी, ये एक सिस्टम था एग्रीकल्चर के अंदर। इसके अंदर क्या होता था, कुछ पोर्शन जो तय होता था 1/3 या फिर 2/3, कितने भी पोर्शन जो है, अगर फसल होता है और फसल पक जाता है तो राजा को देना होता है, खजाने, राजा के खजाने में देना होता है फसल, ठीक। उसके बाद अगर फसल ख़राब हो जाता है तो किसान के पास चॉइस है, पीजेंट के पास चॉइस है कि वो या तो कैश में कुछ पे करे या फिर काइंड कुछ भी चीज़ उन्हें गिफ्ट करे, राजा को दे दें उतने परसेंट। कानकूट, कानकूट क्या होता था, एक अमाउंट होता था, वो फिक्स होता था कि पूरे गांव को एज अ होल देना होता था, यानी कि 10, 20, 30 गांव मिलके एक टैक्स देते थे, उसको काकटू कहते थे। देखिए लैंड टाइप कौन कौन से होते थे किसमें, अकबर के एज में, तो देखिए पोलाज होता था जो कि हर साल इसके ऊपर एग्रीकल्चर पॉसिबल था। एक परती होता था जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड था, यानी कि खाली रह जाता एक एक साल के लिए। एक चर्चर होता है, चर्टर जो कि अनकल्टिवेटेड होता है 2 या 3 साल के लिए, यानी कि बंजर बोल दीजिए। और दूसरा बंजर जो कि पूरी तरह से अनफर्टाइल होता है, यानी कि उस पर खेती करना मुमकिन ही नहीं हो। इन्होंने भी जो है टकवी प्रोवाइड किया। देखो मोहम्मद बिन तुगलक भी टकवी देते थे, तुगलक डायनेस्टी में आप पढ़ेंगे तो वीडियो जो है लिंक में चैनल पे जाके देख लीजिए। तो टकवी क्या होता था, लोन होता था किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये ईएमआई बेसिस पे देते थे, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे देते थे। देखिए तो मिलिट्री में इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया। आई होप कि आप लोग इस चीज़ के लिए बैठेंगे आर्मी रिफॉर्म के लिए। तो देखिए अकबर के टाइम पे आर्मी का हेड मीर बख्शी था, राइट। और ये इंटेलिजेंट हेड था किसका, आर्मी का। आर्मी देखिए अकबर के टाइम पे कैसे मैनेज की गई थी, उस सिस्टम को कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम में क्या होता था कि रैंक होता था, जिसको मनसब कहते हैं, उनको अरेंज किया जाता था किसको कितना रैंक मिलेगा, उसका वर्क क्या होगा। तो मनसब का मतलब होता है रैंक, और जब लोवेस्ट रैंक होता था मनसबदारी सिस्टम में वो 10 होता था, हाईएस्ट रैंक होता था 5,000 से लेकर 7,000 तक। रैंक का टाइप होता था जाट और सरवार। तो जाट का मतलब होता है पर्सनल, यानी कि जो निजी हो, और सरवार जो कि कैवलरी यानी कि घुड़सवारों के लिए रैंक होता था। तो देखिए सरवार का जो सैलरी था वो 20 रुपये होता था, और इन्फेंट्री का जो सैलरी होता था वो 3 रुपये होता था। ज़्यादा इसके बारे में
एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट मैं आपको ये मैंने लूसेंट से लिखा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और देखिए वर्क क्या होता था इनका, तो वर्क होता था मेंटेन करना एलिफेंट्स का और हॉर्सेस वगैरह को मेंटेन करते थे, आर्मी तैयार करते थे लड़ाई वगैरह करने के लिए। तो सैलरी क्या होता था उस प्रकार देख लेते हैं। देखिए जाट जो होता था 500 से 100 से 500 का रैंक तक वो पर मंथ जो है सैलरी उसका 500 होता था, जिसकी रैंक 100 तक होती थी जाटों का, और इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता था। देखिए रैंक जिसका जाटों का 1000 होता था उनकी 44 रुपये सैलरी थी, और रैंक जिसका 5000 से होता था तो उनकी 30,000 सैलरी थी, और कोई इनकम टैक्स नहीं। आप देख सकते हैं इन सबको जाट जो पर्सनल होते थे उनको कोई इनकम टैक्स नहीं होता। और हर एक 10 घुड़सवारों पर जो है ना मनसबदार 20 घोड़े होते थे, यानी कि हर एक को 2 घोड़े मिलते थे देख रेख करने के लिए। तो ये था मनसबदारी सिस्टम। आपके बारे में आपको इतना पता रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर कुछ पूछ ही नहीं सकता। स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें आ सकता है, ये सब चीज़ें आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है दोबारा कुछ थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है। देखिए गवर्नमेंट टाइप कैसी थी अकबर के टाइम पे, तो गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा खासा परगना और सरकार जो कि सूर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो देखिए दीवान किसको कहते थे, जो रिस्पॉन्सिबल होता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए। वाकिया नवीस जो कि न्यूज़ रिपोर्ट करते थे। काजी किस लिए होते थे, जुडिशियल मैटर्स के लिए। और सनाज किस लिए होते थे, हिंदू मत के लिए, ठीक है ना। दीवान आम जो एक मीटिंग प्लेस है, अकबर से मीटिंग करते थे, जो कॉमन लोग हैं विलेजर्स लोग हैं वो सब मीटिंग करते थे, अपने दुख दर्द रखते थे किंग के समक्ष, तो उनका निवारण करता था। दीवान आम कहते हैं, और दीवान खास जो कि पर्सनल मीटिंग के लिए होता था। ही डिवाइडेड एम्पायर इंटू 12 सूबास, 12 सूबास में जो है एम्पायर को इसने बांटा हुआ था अकबर ने। तो दोस्तों अकबर जो है राजपूतों के साथ बहुत अच्छा लिबरल और मैट्रिमोनियल रिलेशन रखता था, वैवाहिक रिलेशन रखता था, और अकबर का रिलीजियस पॉलिसी जो है कंटिन्यू रखते हैं। तो देखिए लिबरल और मैट्रिमोनियल रिलेशन रखता था राजपूतों के साथ, ये अफजुल फजल ने कहा। किसने कहा, अफजुल फजल ने। इस कोट को आप याद रखें, क्यों ये कोट भी पूछा गया है कि किसने, और ये स्टेटमेंट किसने दिया इतिहास के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब ये पढ़ेंगे आप टोटल तो आपको पता रहेगा, उस चीज़ को मैंने कवर किया है। तो देखिए जो भारमल थे अजमेर के राजा, उनका जो सन था भगवान दास, ठीक, उसको जो अकबर ने 5000 रैंक दी थी और अपने कोर्ट में रखा था, ठीक। और जो भगवान दास के जो ग्रैंड सन थे मान सिंह, उनको 7000 रैंक दिया था और अपने कोर्ट में रखा था। मनसबदारी का रैंक दिया था और उनको अच्छा खासा सैलरी भी दे रहा था। और भारमल की जो पुत्री थी हरका बाई, जिसको आप जानते होंगे जोधा बाई के नाम से जानते होंगे, उनसे वो शादी भी करते हैं अकबर। तो देखिए यहाँ मैट्रिमोनियल रिलेशन भी रखता था, लिबरल। ये फैनेटिक मुस्लिम नहीं था, ये नॉट अ फैनेटिक मुस्लिम, नॉट अ फंडामेंटलिस्ट, ठीक। ये एकदम लिबरल था और जिसने बहुत ज़्यादा रिलीजियस पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट किए, जो कि सक्सेसफुल रहा किसी हद तक। ब्रॉड रिलीजियस टॉलरेशन पॉलिसी, हर एक धर्म को ये मान्यता देता था। टॉलरेशन पॉलिसी इसकी इतनी अच्छी थी कि हर एक धर्म को जो है मान्यता देता था। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जजिया जो है किसने अबॉलिश कर दिया। तो हर जगह आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा, जीते जागते सड़क पर चलते हुए भी कोई क्वेश्चन पूछ देगा। तो जजिया जो है अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, जो कि नॉन मुस्लिम पर टैक्सेस लगते थे। बीकानेर जैसलमेर में भी इसने जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन रखे थे। जो बीकानेर और जैसलमेर का राजस्थान के एरिया राजपूतों से रिलेशन रखे थे, और राजपूत को जो है ना पर्सनल होमेज जो है पे करते थे इसको। क्यों, क्योंकि उनको लगता था कि अकबर हमारी रक्षा करेगा, इसकी वजह से वो पर्सनल होमेज पे करते थे। देखिए राणा प्रताप के साथ हल्दीघाटी की युद्ध हुई थी। तो हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जो है वो बहुत क्या करता था, गौरिला वारफेयर जो है गौरिला तकनीक का यूज़ करता था। और उसके सपोर्ट कौन करते थे, तो भील चीफ जो थे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का रीजन में जो भील थे वो उनकी सपोर्ट करते थे। कह सकते हैं मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ पर भील चीफ थे, वो सपोर्ट करते थे किसका, राणा प्रताप का। तो उस कारण जो है
अकबर चला गया था कहाँ पर, लाहौर चला गया था 12 सालों के लिए 1585 में। क्यों गया था, तो इंटरनल क्राइसिस वगैरह आ गई थी दिल्ली सल्तनत के वहाँ पर, तो वो चला गया था मुग़ल सल्तनत के अंदर आप कह सकते हैं। तो उसके बाद वो जब 12 सालों के लिए लाहौर चला गया तो राणा प्रताप ने क्या किया, जो कुंभलगढ़ का किला है जो चित्तौड़ में, उसको जो है 12 सालों के अंदर एक्वायर्ड कर लिया और वहाँ पर उसने टेरिटरी बना दिया। बट उसके बाद जो है राणा प्रताप जो है 51 साल की एज में मर गया था। तो उससे पहले मैं बता दूं, इन 12 सालों के लिए ये भी क्वेश्चन आएगा कि अकबर जो है 12 सालों के लिए कहाँ चला गया था आगरा से, तो लाहौर चला गया था। कब गया था ये भी क्वेश्चन आया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि क्वेश्चन की कितनी टेक्निकलिटी है। आप पूरा जब बुक पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे और अच्छे खासे आप कर पाएंगे इन क्वेश्चनों को। सॉरी, मैंने गलती से जोधा भाई ऊपर वाला हरका भाई को मैंने जोधा भाई बता दिया, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था मुझे, तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि उदय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ। क्या नाम था उसका, जगत गोसाई नाम था, या फिर जिसको कहते हैं जोधा भाई अकबर के नाम से कहते हैं जिसको। इन दोनों के प्यार का एक निशानी है सलीम, जो कि सलीम जहांगीर जिनका नाम है, लेटर जहांगीर इनको कहते हैं। और इनके बाद जो है इनका शासन आता है। तो अकबर का रिलीजियस पॉलिसी क्या था, तो अकबर ने फरार ए इजादी स्टार्ट किया। इसका क्या मतलब होता है कि नो वन कैन स्टैंड बिटवीन गॉड एंड ट्रू रूलर। कहता है कि सच्चे भक्त और भगवान के बीच में कोई बंदा नहीं आ सकता उसे मिलाने के लिए। यानी कि ये साफ सीधी मना कर रहे हैं कि कोई प्रिस्ट और पंडित ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है, कोई मौलवी की, कोई हाफिज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको ख़त्म कर दें, डायरेक्ट जो भगवान से इंसान कनेक्ट हो जाए। दूसरा इन्होंने स्टार्ट किया सुलह ए कुल, जिसको पीस टू ऑल कहते हैं, यानी कि सबके लिए सर्व शांति हो। तीसरा इन्होंने ईजाद किया जिसका बहुत ही आपने नाम सुना होगा, क्या था, दीन ए इलाही। इसका नाम आपने सुना होगा, दीन ए इलाही। ये एक सारे रिलीजियस जितने रिलीजन थे देश के अंदर उससे हटके एक रिलीजन पॉलिसी था। क्या था, रिलीजियस पॉलिसी था। इस पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो इस पॉलिसी का मतलब होता है कि भगवान एक ही है, भगवान एक ही है। और उसी पॉलिसी को कहा गया फरार ए इजादी, भी उसी पॉलिसी को कहा जाता है। और ये सब किसने मेंशन किया, ये सब चीज़ें जो अकबर के बारे में किसने मेंशन